संदेश झूठ से हटके। सवाल वही है जो मैं प्रकाश जी से कर रहा था। क्या आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा को बलि का बकरा बनाया गया है या आदित्य के लिए उन्होंने कोई चक्र भी रचा है? कैसी होने वाली है वहां पर फाइट जी? देखिए, आज के सियासती हालात जो है महाराष्ट्र के, इसमें आदित्य ठाकरे जो है वो बहुत सारे लोगों के टारगेट है, क्योंकि आदित्य पर इनकी नजरें इसलिए टिकी हुई है कि उद्धव जी को अगर परास्त करना है और उद्धव जी को अगर नीचे दिखाना है तो उनके लड़के की का पराभव इसके लिए जरूरी रहा है और इस दिशा से सब खेला चल रहा है। अभी दो तरीके से चुनाव जीते जा सकते हैं। एक तो कैनवासिंग करने के बाद में पब्लिक ओपिनियन जो है अपनी तरफ खींच के चुनाव जीता जाता है, या दूसरा तरीका यह है कि जो भी वोट्स है उन वोट्स का मैनेजमेंट किया जाए। तो वोट का मैनेजमेंट इस दिशा से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। एक तो हमें जो वोट मिल नहीं रहे हैं वो उस वोट पे सेंध लगाई जाए और उसको डाइवर्ट किया जाए, या हमारी तरफ आने वाले जो वोट है उनको बढ़ाने के लिए हमारे जो भागीदार है हमारे वोट बैंक पे उनको धीरे धीरे बाजू में किया जाए। ये दोनों तरीके से वर्ली जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी रचना जो है वो ऐसी है कि वहां मराठी लोग ज्यादा है और मराठी लोगों में भी कामगारों का वो एरिया है, जैसा परेल है, लालबाग है, काला चौकी है और वर्ली है। ये सब एरिया जो है गांव देवी तक का, ये सब मराठी लोगों का एरिया है। और इसके पहले जो इसमें फैक्ट्री जो थी वहां लगी हुई, टेक्सटाइल मिल्स जो थी, वो टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले लोग वहां ज्यादा तादाद में है, वो ज्यादातर मराठी है। वहां रहने वाले जो वोटर्स है उनको अगर आपने एक दो तीन ग्रुप में डिवाइड किया तो एक तो मराठी है, दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो मध्यम वर्गीय है या निम्न मध्यम वर्गीय है, आर्थिक स्तर उनका अगर देखा जाए तो। तीसरा ऐसा है कि उसमें मुस्लिम भी की भी तादाद अच्छी है और दलित भी है। अब दलित है, मुस्लिम है, थोड़ा बहुत गुजराती वर्ग है और मराठी लोग जो टेक्सटाइल मिल के कामगार है अभी बेकार हो चुके हैं, उनकी भी तादाद ज्यादा है। ये सब इकट्ठा देखने के बाद में अगर आपने जैसा पहले कहा कि भाई अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अगर घेरा जाए तो क्या क्या किया जाए, तो इसलिए सोचा यूं गया है इसमें कि यहाँ जो मराठी वोट्स है, मराठी वोट जो है वो मुंबई में दो जगह बटे हुए हैं। एक तो राज ठाकरे के पास है और दूसरा जो है वो उद्धव जी के पास है। अगर उद्धव जी को की ताकत कम करने के लिए मराठी वोट्स अगर खींचने हैं तो फिर वहां मनसे का कैंडिडेट होना जरूरी है, इसलिए मनसे का कैंडिडेट वहां उतारा गया। अभी ये हो गया मराठी वोटों का हिसाब। अब जो बचे हैं इसके पहले वर्ली से अभी जो 5 साल हुए, ये 5 साल के पहले 5 साल वहां से सचिन अहिर थे जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अभी वहां दलित और मुस्लिम वोट जो है उसकी एक बैंक तैयार हुई है जो कि सचिन अहिर का उसके ऊपर ज्यादातर कब्जा था। अभी सचिन अहिर उद्धव ठाकरे की तरफ आ गए तो उद्धव ठाकरे की तरफ नेचुरली वो सब जो वोटर है वो डाइवर्ट हो गए हैं। उनको अगर दूर करना है तो कांग्रेस में आज तक जिनकी जिंदगी गई है ऐसे मिलिंद देवरा जो है उनका उपयोग करना जरूरी पड़ा था, और इसलिए मुरली देवरा और मुरली देवरा के बाद में जो मिलिंद देवरा आए हैं जिनका वो मध्य मुंबई के ऊपर अच्छा सा कंट्रोल रहा है, उनको लाया गया है ताकि उसमें ज्यादातर वोट जो है वो मुस्लिम और दलित के और कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो खींच के बाजू में कर दी जाए, जो कि बीजेपी को या युति को मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। इसकी इनको पूरी तरह कॉन्फिडेंस है। अब ये बाजू में हटाने के बाद में जो बचा हुआ है उसमें मराठी वोट जो है वो ज्यादातर मनसे की तरफ खींच के फिर इसके लिए अड़चने पैदा करना
इस तरीके का एक चक्रव्यूह रचा गया है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। सियासत में कहा जाता है कि 2 और 2 4 कभी होते नहीं है। 2 और 2 5 भी हो जाते हैं, 2 और 2 3 भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से इनको जो लग रहा है कि स्पेसिफिक वोट जो है वो एक ही तरफ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जबकि मिलिंद देवरा युति के साथ गए हैं, विच इज हेडेड बाय दी भारतीय जनता पार्टी, तो नेचुरली वहां का जो मुस्लिम वोटर्स है और वहां के दलित वोटर जो है वो शिवसेना की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अभी वो शिवसेना को छोड़ के फिर इसकी तरफ आ जाए, कांग्रेस ये मिलिंद देवरा की तरफ, इसकी तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। इसलिए ये इनका वार जो है वो फेल चला जाएगा। और वहां अभी भी किसी भी हालात में आज जो रहे हैं हालात, वो अगर ऐसे ही रहे तो दोनों जो कैंडिडेट आए हैं उसके बावजूद भी आदित्य को हराना मुश्किल है और आदित्य ठाकरे की जीत करीब करीब तय है। यानी आप कह रहे हैं कि मिलिंद देवड़ा की दीवार जो है बरली में गिर जाएगी? बिल्कुल गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। और बरली में जो देवड़ा की दीवार खड़ी की है वो दीवार गिर जाएगी। लेकिन एक जिस चीज और है, जिस जी जिस उद्देश्य से देवड़ा को मैदान में लाया गया है, उनको इसीलिए लाया गया है कि अर्स्टवाइल कांग्रेस वोट बैंक जो है, पुरानी कांग्रेस की जो वोट बैंक है, जो कि देवरा के फैमिली ने रखी हुई है, जिसमें मुस्लिम है और दलित है और निम्न मध्यम वर्गीय है, उनको खींच के बाजू में किया जाए, क्योंकि वो युति के पास अभी नहीं है। आज के हालात में दलित और मुस्लिम महाराष्ट्र का पूरी तरह युति को छोड़ के, युति के साथ था ही नहीं वो वैसा, लेकिन वो महाविकास आघाड़ी की तरफ पक्का हो गया है। तो उनको खींच के उनके वोट जो है वो डाइवर्ट कराने की ये रणनीति है। लेकिन इसमें वो मुझे नहीं लगता कि उनको यश मिलेगा। नहीं, लोकसभा और विधानसभा में जो गणित है वो अलग अलग होते हैं। लोकसभा की बात अलग थी, विधानसभा में क्षेत्र सीमित है, 1/6 बन गया है। लोकसभा में जैसे इसमें बाकी 5 मतदार संघ थे, अभी ये वर्ली जो है स्पेसिफिक वर्ली जो है, यहाँ की बात अगर करें तो यहाँ मराठी बहुल प्रांत लोग है और उसमें भी निम्न मध्यम वर्गीय ज्यादा है। जैसा कि आपने कहा कि 1990 के बाद में एक बार का अगर अपवाद किया जाए तो यहाँ शिवसेना की जीत होती आई है। और जो भी एक बार भी जिसने हराया वो सचिन अहिर जो थे, वो भी अभी इधर आ गए हैं और सचिन अहिर का अच्छा होल्ड है वहां, क्योंकि मराठी वोटर बहुत ज्यादा है और उसमें भी निम्न मध्यम वर्गीय और कामगार वर्ग जो है वो ज्यादा है। रहा सवाल इसमें राज ठाकरे जो थे है वो उनका भी इस एरिया में होल्ड अच्छा है, मनसे का भी वर्ली में अच्छा सा होल्ड है। और जो कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं संदीप देशपांडे, वो संदीप देशपांडे भी कॉमन आदमियों के काम आने वाले हैं और आम जनता के साथ रहने वाला ही कैंडिडेट है, वो अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राज ठाकरे ने आज तक जो कम से कम 4 या 5 बार पलटियां मारी है। कभी वो बोलते हैं कि मोदी बहुत अच्छे हैं, वो गुजरात में गए, गुजरात में मोदी जी की तारीफ की, वापस आने के बाद फिर पलट के मोदी को वो कोसने लगे। उसके बाद जैसा कि अभी प्रकाश भाऊ ने मेरे पहले बोला कि भाई लाओ रे तो वीडियो, ऐसा उन्होंने एक फेमस उनका एक सेंटेंस हुआ था कि बहुत कड़वी टीका उन्होंने की, कड़वे टीकाकार रहे वो मोदी जी के। उसके बाद में बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने भूमिका ली, कांग्रेस के खिलाफ तो पहले से वो है ही। और ये सब चलते हुए कभी कभी बीच में 1-2-3 साल पहले वो डॉर्मेंट रहे, जबकि 6 और 7 उनके आमदार रह चुके थे, विधायक रह चुके थे। पिछली बार 5 साल में सिर्फ एक विधायक पे उनको काम चलाना पड़ा और वो भी अपने खुद के भरोसे पे वो कल्याण में आ गए थे, राजू पटेल बोल के। ये ऐसा अगर देखा जाए तो राज ठाकरे का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस हालात में उन्होंने उनका कैंडिडेट इसीलिए उतारा है कि जो कि शिवसेना और मनसे जो है
इन दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। जैसा कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस पक्ष अलग अलग है, पार्टियां अलग है, लेकिन आइडियोलॉजी का बेस जो है वो एक है। वैसे शिवसेना और मनसे जो है, ये इनके दोनों के कार्यकर्ताओं की सोचने की जो तरीका है, उनकी जो सोचने की सिस्टम है, वो एक ही है। वो एक ही तरीके से सोचने वाला उनका वर्ग है, और उसको तोड़ने के लिए राज ठाकरे के जो कैंडिडेट है वो काम आएंगे। लेकिन इन दोनों में से जीतने वाला कोई नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस का हो कैंडिडेट, पूर्व कांग्रेस कैंडिडेट जो है मिलिंद देवरा जी, वो बहुत सारे वोट्स दलितों के और मुस्लिम के लेने की कोशिश करेंगे। उसमें वो कामयाब भी होंगे, क्योंकि डेडिकेटेड वोटर का एक ग्रुप होता है, उस हिसाब से वो वोट लेंगे। लेकिन वोट वो जिताने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वैसा ही इनका भी होगा, संदीप देशपांडे पांडे का भी होगा। लेकिन फाइट अच्छी होने वाली है। ये तीनों कैंडिडेट वहां लोकल उनका होल्ड अच्छा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को 20-25 हजार वोट लेंगे, और जीत तो तय है कि इनकी ही होने वाली है। आदित्य ठाकरे की का पराभव करने में ये सक्षम नहीं है दोनों कैंडिडेट। देखिए, जरूर ऐसा जरूर है कि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने उन्हीं के गढ़ में फंसा दिया है, और बहुत बेचैन बताए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने वहां के दिवंगत नेता आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उतारकर बड़ा दांव चल दिया है। दिलचस्प है सर ये। और शिंदे खुद इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो केदार दिघे हैं वो उनके राजनीतिक गुरु हैं एकनाथ शिंदे के, और हमेशा वो उन्हीं का माला जपते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में ये मुकाबला कैसा होने जा रहा है सर? अभी जो जिस तरह की सोच के मुताबिक इनको शिवसेना से दूर किया गया, वो शिवसेना से एकनाथ शिंदे को दूर करने के पीछे जी रणनीति जो है वो ऐसी ही रही है कि बृहन मुंबई जो है, क्योंकि मुंबई, थाना, उल्लासनगर, ये एरिया जो है इधर पालघर तक का, ये सब जो बृहन मुंबई का एरिया जो है, वो बृहन मुंबई एरिया में जो शिवसेना का डेडिकेटेड वोटर है, उन वोटर को दूर करने के लिए ही उन्हीं का इस्तेमाल किया गया। जैसा कि अपन बोलते हैं ना कि अगर कुल्हाड़ी से ये काटते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो पेड़ को काटने के लिए वो पेड़ का ही इस्तेमाल कुल्हाड़ी के का हथियार बोल के किया जाता है। वैसा ही अगर शिवसेना की ताकत कम करना है तो शिवसेना का जो वोटर है उनको ही शिवसेना के नाम से ही अलग गुट करना ये जरूरी समझा बीजेपी ने, और उसी दिशा में उन्होंने उनका कदम उठाया और एकनाथ शिंदे को दूर किया। अभी एकनाथ शिंदे को दूर करने के बाद में जिनके लिए जिनको भगवान मानते थे, ऐसी दो हस्तियां थी। एक तो बाला साहब ठाकरे थे, और थाना में उनकी कद की बराबरी करने जैसा एक दूसरा जो व्यक्ति था वो थे आनंद दिघे। तो आनंद दिघे के बारे में थाना में बहुत उनके वैसा कहा जाए तो उनका आश्रम ही था। वो बहुत ही आध्यात्मिक विचार के और बहुत ही सत्यशील, अच्छी इमेज वाले, करप्शन का तो कुछ सवाल ही नहीं है, लेकिन एक्टिव, बहुत ही एक्टिव, और आम जनता में जाके उनके दुखों को समझने वाले ऐसे व्यक्ति थे। तो इसलिए उनका कद हरदम बढ़ता गया, और दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। उनके मौत के बाद में ये जो केदार दिघे, ये मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त दिघे साहब का देहांत हुआ उसके बहुत बाद 5, 6, 7, 8 साल के बाद में एकनाथ शिंदे का उदय हुआ है। इसलिए एकनाथ शिंदे का उनकी इस पे विरासत पे क्लेम करना
ये मुझे एक अभ्यासक बोल के तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसमें कुछ कोरिलेशन है, लेकिन ये कोरिलेशन लाना था। अगर उद्धव जी के पीछे बाला साहब ठाकरे है तो एकनाथ जी के पीछे कौन? तो इस सवाल का जवाब तो ढूंढना ही था। तो ये ढूंढने के लिए दीघे जो है, वो दीघे का महिमा मंडन किया गया, और दीघे जी का महिमा मंडन करते करते आगे फिर ये भी दिखाया गया कि भाई वो दीघे जी का जो फिलॉसफी है, दीघे जी की जो फिलॉसफी है उसका अनुसरण करने वाले एकनाथ जी जो है उनको दीघे जी के अनुयायी बोल के ये ठीक नहीं लगा उद्धव जी का, और इसलिए वहां से वो दूर गए। अभी ये करते करते दीघे जी का मंडन होगा, दीघे जी का जो इमेज था वो उसका इमेज बिल्डिंग हो गया, और दीघे आनंद दीघे ठाणा में जिधर उधर हुआ। इनका दुर्भाग्य ऐसा है कि दीघे जी के जो केदार दीघे है वो भी एक्टिव थे। अब पिछले करीब करीब ये 15-20 साल से पॉलिटिक्स में, सियासत में है, और वो उनके बेटे भतीजे हैं आनंद दीघे के। अभी आनंद दीघे के भतीजे होने से और उनकी इमेज भी बहुत अच्छी है थाना एरिया में। केदार दीघे एक अच्छा सोबर और आनंद दीघे का जिसको पॉलिटिकल वारस बोलते हैं वैसा वारस रहने जैसा उनकी ताकत भी है, और उन्हीं को उनके खिलाफ उतारा गया है। तो इसका असर तो होने ही वाला है, लेकिन कुल मिला के आज की तारीख में हमने एक चीज और देखा है, समय समय पर वो माला जपते रहते हैं आनंद दीघे के नाम की। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब भी उन्होंने कहा कि मेरे गुरु हैं, उनके उंगली पकड़कर मैंने राजनीति में आया हूं, मैं उन्हीं की बदौलत हूं मैं। तो उन्होंने एक महिमा मंडन भी किया है। और अब आप सोचिए कि लेकिन आनंद दीघे का जो थाने में कद है, उस कद मतलब उतना कद थाने में किसी का भी नहीं है। तो ऐसी नहीं बिल्कुल कोई बारिश कैलाश दीघे भतीजे हैं उनके, वो चुनाव मैदान में आते हैं तो एकनाथ शिंदे का फड़फड़ाना तो लाजमी बात है, परेशान होना वहां के नहीं। थाना में आनंद दीघे के जो नजदीक थे ना, वो थे विचारे, जो कि लोकसभा में अभी जिनका पराभव हुआ, वो विचारे जो है वो आनंद दीघे के साथ थे। मुझे नहीं लगता ये इतने नजदीक थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लेकिन वो दावा करते हैं क्योंकि उनको अभी किसी ना किसी गॉडफादर को सामने तो लाना है ना। और दूसरा उसके पीछे एक और आपकी आवाज चली गई है सर, आपकी आवाज चली गई है अचानक। हाँ अभी आ रही है। आ गई सर, आ गई। हाँ। तो ऐसा एक ऐसा प्रवाद है या ऐसा एक मिसकंसेप्शन वहां है कि भाई आनंद दीघे की जो मृत्यु हुई तो वो कुछ थोड़ी डिस्प्यूटेड है, संशयास्पद है, और उसका फायदा उठाते हुए वो डायरेक्टली तो कोई कहता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा कहा जाता है कि भाई उनकी मृत्यु के पीछे कहीं ना कहीं उस वक्त की शिवसेना का शीर्ष नेतृत्व वो था, या उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा एक ये जो है, ऐसे जो अफवाह है वो इधर उधर बातें होती रहती है। तो उसका भी उपयोग किया गया है कि उद्धव जी का ये करने के लिए, उद्धव जी की बदनामी करने के लिए आनंद दीघे की मृत्यु जो है उसके जो डिस्प्यूट है उसको हवा दी गई। उसके बाद में उसके ऊपर एक पिक्चर निकाली गई, फीचर फिल्म, और वो फीचर फिल्म में भी कुछ ऐसा दिखाया गया। कुछ घटित घटनाएं हैं, कुछ अघटित भी है, कुछ खरा कुछ खोटा सब डाल के वो मिक्स एक मसाला बना के पिक्चर बनाई है, जिसकी तरफ जनता ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी कोशिश रही है ऐसी। अभी आनंद दीघे का महिमा मंडन बाला साहब ठाकरे के इक्विवेलेंट करने से, अगर बाला साहब को छोड़ा तो क्यों छोड़ा, उद्धव जी को छोड़ा तो क्यों छोड़ा, उसका जवाब तो इनको ढूंढना था ना। तो वो जवाब ढूंढने के लिए आनंद दीघे का उपयोग किया गया। लेकिन जनता तो बहुत होशियार है। आनंद दीघे ठाणा में थे, ठाणा की रग रग जो है उनको जानते थे, और ठाणा का बच्चा बच्चा उनको जानता था। इसलिए आनंद दीघे के और एकनाथ शिंदे के बहुत नजदीकी रिलेशन रहे हो गया, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरी तो जानकारी ऐसी नहीं है। फिर भी उसके बाद में उनको आलिंगन देने की कोशिश की है इन्होंने, अब देखते हैं कितना है। लेकिन दूसरी बात एक है कि एकनाथ शिंदे का जो मतदार संघ है, अभी जो 5 पाखड़ी जहां से वो ठाणा में खड़े रह रहे,
वो उसके ऊपर एकनाथ जी का अच्छा कंट्रोल है, इसलिए वो पराभूत हो गया ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन उसको जो टक्कर कड़वी होगी, बहुत अच्छी फाइट आप हमें देखने को मिलेगी। हाँ, यानी यानी वो फंस गए हैं, ऐसा लगता है कि बहुत आसान नहीं रह जरूर गई जरूर है उनकी जीत, उनको कम वो कम से मतलब फंस गए हैं। और उद्धव कम से कम ठाकरे ने उन्हें फंसा दिया है। ये एक ट्रम्प का कार्ड निकाला है उन्होंने दीघे परिवार से, और दीघे परिवार का थाने में जो रुतबा है या जो उनकी मान्यता है, जो उनके प्रति लोगों की आस्था है, उसको जरूर जरूर देखते हुए आसान नहीं लगता। और इस आस्था में बढ़ोतरी एकनाथ शिंदे ने भी की है, तो एकनाथ शिंदे जरूर अपने जरूर बुने हुए जाल में भी फंस गए हैं अब। जरूर 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 कम से कम शिंदे जी को उनके चुनाव क्षेत्र में फंसाए रखने में कम से कम उतना सीमित उद्देश्य अगर हमने सामने रखा तो उसमें उद्धव जी जीत गए हैं। जी 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 जी। अच्छा सर, ये बताइए, क्या मतलब ये जो मामला है, इसी खुन्नस में क्या मिलिंद देवड़ा को बरली के मैदान से उतारा है, या ये इसमें कोई बीजेपी का गेम है? नहीं, बीजेपी का ये सोची समझी उनकी साजिश ही है, पॉलिटिकल क्या बोलते उसको, एक रचना की है उन्होंने, व्यू की रचना है वो। देखिए, उद्धव ठाकरे को परास्त करने के लिए 3 शक्तियां काम कर रही है, और पहली शक्ति तो जो है बीजेपी, जो बीजेपी की खुन्नस इसलिए है कि आप तो जानते हैं कि बीजेपी के मुंह से उन्होंने निवाला खींचा है 2019 में, इसलिए बीजेपी को तो वो बदला लेना है। दूसरा है उनके अंदरूनी अपने 2 भाई जो है, उन भाई का झगड़ा, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, तो इसलिए राज ठाकरे को भी जो पॉलिटिकली बहुत पीछे पड़ गए उद्धव ठाकरे के, जबकि उद्धव ठाकरे 55-60 सीटें लेके सभागृह में बैठे हैं, तब एक सीट के ऊपर राज ठाकरे को काम करना पड़ रहा है, तो इसका भी कहीं ना कहीं दुखड़ा है। और इसलिए उनके बेटे को परास्त करने का जो ये संधि है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये तो गंवाएंगे नहीं राज ठाकरे, इसलिए राज ठाकरे को भी अपना हिसाब करना है, बीजेपी को भी अपना हिसाब करना है। और तीसरा रहा कि एकनाथ शिंदे को भी इनके बेटे को परास्त करने की जो ये अपॉर्चुनिटी है वो गवाएंगे नहीं, इसलिए तीनों ताकतें एक हुई है और तीनों ने मिलके ये व्यू रचा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें वो कामयाब हो गए, बहुत सोची समझी चाल है ऐसा भी नहीं लगता है मुझे, क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट आदित्य ठाकरे को पराभूत करने में यशस्वी हो गए ऐसा मुझे नहीं लगता। जी, तो देखिए, अब हम आते हैं तीसरे व्यक्ति के पास में, वो है अजीत पवार, जो महायुति की सबसे कमजोर कड़ी समझा जाता है। हाँ, हम नहीं मानते, ये महायुति वाले ही मानते हैं, वो अब लायबिलिटी मानने लगे हैं उसको। तो सर, मेरा ये है, अजीत पवार पर आता हूं। देखिए, अजीत पवार ने मुंबई की जो सीट है अणु शक्ति नगर, उससे नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी सना मलिक के पिता नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर विरोध कर रही थी। वो पहले उन्हीं को लड़ाना चाहते थे, वो शायद जेल में है। इसके बाद एनसीपी ने फैसला बदल लिया। सना मलिक प्रोफाइल में स्वयं को होममेकर, आर्किटेक्ट, उद्योगपति, वकील और सोशल वर्कर, इसके अलावा वे एक ट्रस्ट भी चलाती हैं। उनके पिता नवाब मलिक महाविकास अघाड़ी की सरकार में सर, नवाब मलिक साहब, और वो मंत्री रहे हैं, कौशल विकास और अल्पसंख्यक कल्याण के कैबिनेट मंत्री थे, और फरवरी 2022 में वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल गए थे। बीजेपी ने अब अपना स्टैंड क्यों बदल लिया है? क्या कारण है, क्यों घबराई हुई है? पहले नवाब मलिक के लिए वो पूरा विरोध कर रही थी कि अजीत पवार नहीं उतारेंगे, और वो ये चाहती है कि अजीत पवार उनके कैंडिडेट जो है अपने सिंबल पर उतारे। तो ये सब है। लेकिन बीजेपी ने अब नवाब मलिक की बेटी के लिए क्यों मान गई है? क्या बीजेपी इतना डरी हुई है इस वक्त कि वो एक भी सीट गंवाना नहीं चाहती, और सना मलिक जो है वो, उन्हें लगता है कि ये
टक्कर दे सकती हैं और कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जी? नहीं, बीजेपी का ये पुराना तरीका है। अब देखिए, एक शेर है, एक खरगोश है और एक हिरन है। ये तीनों बैठे हैं सीटों का बंटवारा करने के लिए। जी जी। अभी हिरन को और खरगोश को क्या क्या मिलेगा? जो भी शेर ने खाने के बाद में हड्डियां बचेगी वो इनकी तरफ देंगे वो। और इनको ना बोलने के लिए मुझे नहीं लगता उतना जो पॉलिटिकल करेज चाहिए वो इन दोनों के पास, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पास अभी है। ऐसा किसी भी विचार करने वाले आदमी को, पॉलिटिकल जो ये है स्कॉलर है, उसको लगेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। पिछली बार भी बीजेपी ने यही हथकंडा अपनाया था। पिछली बार बीजेपी ने क्या किया, ऐसी 10-12 सीटें निकाली और उन 10-12 सीटों पे जब वो सेना और बीजेपी सीट के बंटवारे में 2019 में बैठे, तब इन्होंने 12 सीटें बाजू में निकाली बीजेपी ने और कहा कि ये सीटें हम हमारे मित्रों को देंगे। तो शिवसेना वाले बोले ठीक है भाई, मित्रों को देना है तो दीजिए, बाजू में निकालिए। वो बाजू में निकाल के आधा आधा किया और ये जो 12 सीटें इन्होंने बाजू में निकाली, उन सब सीटों पे बीजेपी के ही कैंडिडेट अपने मित्र पक्ष के चुनाव चिन्ह पे लड़ाएंगे। भी कभी किसी को रामदास आठवले को बोला, तो कभी कोई सदाबाहु खोत को बोला, तो कभी किसी और को बोला, जानकर को बोला। ऐसा करके अपने ही कैंडिडेट अपने मित्रों की सीटों के चुनाव चिन्ह पे लड़ाए गए। अभी ऐसे हथकंडे करने से ये फिर उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया ये खेला ये खेल रहे करके। वैसा ही खेला इस बार भी ये कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने खुद के बहुत सारे कैंडिडेट जो अभी 155 या 160 तक बीजेपी लड़ा रही है, उसके बाद में जो भी बची हुई है 100-110 जो सीटें है, ये दोनों में बांट रहे हैं, एकनाथ शिंदे में और वो अजित पवार में। अभी अजित पवार के पास जो जो सीटें आ रही है वो वही सीटें है जो बीजेपी के कैंडिडेट बीजेपी को लड़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो इनको दिया जा रहा है। जैसा अभी ये नवाब मलिक, सना मलिक, उधर नांदेड़ में एक चिखलीकर बोल के एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी वो गिर गए थे पिछले इसमें, अभी उनको खड़ा करना था तो उनको बीजेपी से उधर अजित पवार के इसमें खेमे में डाला गया। तो इस तरीके के हथकंडे करके बीजेपी अपना 155-160 का जो आंकड़ा है वो 170 तक खींच के 8-10 लोग अपने ही इनके चुनाव चिन्हों पे लड़ाने के फिक्र में है।